एक लंबे समय पहले कावेरी नदी के किनारे मगधा का साम्राज्य था। उस राज्य का पालन विक्रमादित्य करता था। कई सालों से वो उस राज्य को उसकी बुद्धि और अकल से बचाते आ रहा है। विक्रमादित्य का हमेशा से यही मानना था कि ताकत से दिमाग बढ़कर है। विक्रमादित्य की उम्र अब बढ़ गई थी, इसलिए उसके बाद साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए उसको एक अक्लमंद आदमी को चुनना था। एक दिन विक्रमादित्य उसके बगल में मौजूद मंत्री से ऐसे कहता है, मंत्री, मेरी उम्र यहाँ बढ़ती जा रही है और मेरे बाद इस साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए मुझे एक अक्लमंद आदमी की जरूरत है। राजा, आपके बगल में ही इतने सारे काबिल मंत्री हैं। आपकी सेहत की और इस राज्य के बारे में आपको और कैसी चिंता? हम उनका देखभाल करेंगे। हमें पता है कि आप इस राज्य को कैसे चलाते आए हैं इतने साल। सबसे पहले तुम एक अक्लमंद आदमी को ढूंढो, वरना ढूंढने की योजना बनाकर मेरे पास आओ। ऐसे गुस्से में कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जी प्रभु, मैं कोशिश करूँगा। ये कहकर एक हफ्ता गुजर जाता है। तब विक्रमादित्य उस मंत्री को बुलाकर, आपको मैंने एक काम दिया था, वो कहाँ तक आया? माफ कीजिए प्रभु, मैंने बहुत ढूंढा है, लेकिन आपके काबिलियत के बराबर अक्लमंद मुझे कोई नहीं मिला है और थोड़ी देर लगने ही वाली है। और बस विक्रमादित्य को सब कुछ समझ आता है। विक्रमादित्य के जाने के बाद ये सारे मंत्री बस उनकी कुर्सी को आधीन करने की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है मंत्री, कल से मैं खुद प्रजा में जाकर एक अक्लमंद आदमी ढूंढ कर आऊंगा। राजा, आपका इस उम्र में बाहर जाना शायद ठीक नहीं है। कोई चिंता नहीं मंत्री, मेरा सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे बाद इस साम्राज्य का परिपालन करने के लिए एक काबिल अक्लमंद आदमी ढूंढना अब सबसे जरूरी काम है। ये कहकर महाराज अगले ही दिन राज्य में प्रजा के पास जाकर उनकी मुश्किलें सुनते हुए, उनका हल ढूंढते हुए इस राज्य में उस अक्लमंद आदमी को ढूंढते हुए रहते हैं। उनको पता नहीं चलता कि उस आदमी को ढूंढने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही उनके सफर में एक जगह जाने के लिए उनको एक जंगल से गुजरने की जरूरत थी। उसी जंगल में एक कोने में बैठी एक हाथी रोते हुए नजर आती है। तब विक्रमादित्य उसके पास जाकर, अरे रे प्यारी हाथी की बच्ची, क्यों रो रही हो? ऐसे पूछता है। मेरी माँ को इस जंगल में पेड़ काटने वाले ले गए। यहाँ से माँ को कहीं और लेके जाएंगे और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ऐसे दुख में कहती है, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। ये कहकर तुरंत ही वहाँ मौजूद भटों से कहता है कि गैर कानूनी से इस हाथी को चुराए हुए उन लोगों को यहाँ लाया जाए और उन्हें कारागार में बंद किया जाए और उस हाथी की माँ को आजाद करता है। तब वो छोटी सी हाथी की बच्ची, मेरी माँ को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया राजा, ऐसे कहती है। इस राज्य में मौजूद प्रजा ही नहीं, पशु भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तुम्हारी मुश्किलों का हल ढूंढना भी उतना ही जरूरी है, ऐसे कहता है। भटो, चलो यहाँ से, अब हमारी मुश्किल की हल ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कहता है। ये सुनकर हाथी की माँ ऐसे कहती है, महाराजा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो क्या आप आपकी समस्या हमसे बांटेंगे? शायद मैं उसका हल ढूंढने में आपकी मदद कर पाऊंगी। तब राजा उनकी समस्या हाथी को समझाता है। तो अब अक्लमंद और काबिल इंसान को ढूंढना ही आपकी समस्या है। इसका हल तो है मेरे पास। तब विक्रमादित्य कहता है, दया करके वो मुझे बता दो, ऐसे कहता है। हमारे पड़ोसी राज्य का राजा हमारे राज्य को आने वाली नदी पे एक बांध बनवा रहा है। अगर वो पूरा हुआ तो हमारे राज्य को पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तब ये नदी भी सूख जाएगा और हमारा राज्य भी पानी के बिना तड़पेगा। अगर कोई इस समस्या का हल ढूंढ पाया तो उसे आप राजा बना दीजिए, ऐसे कहती है। तब राजा भी इस उपाय से सहमत होता है। तुरंत राजमहल को पहुंचकर इस समस्या का हल ढूंढने वाला को ही राजा बनाया जाएगा। इस बात का शहर पूरे में डंडोरा पिटवाता है। चारों ओर मौजूद सारे मंत्री उस समस्या की हल ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी हाल में राजा बनना था। इतने में एक युवक
राज दरबार को आकर, मेरा नाम विजय वर्मा है और मेरे पास इस समस्या की उपाय है। मैंने इससे पहले उस पड़ोसी राज्य में काम भी किया था, इसीलिए मुझे उस राजा और राज्य के बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए इस समस्या का हल मेरे पास है। ऐसे कहता है। ठीक है, कोशिश कर सकते हो। मुझे कुछ भटों की जरूरत है। मंजूर है। इस युवक को जो भी आवश्यक है तुरंत दिया जाए। ऐसे कहता है विक्रमादित्य। 3 भटों को लेकर पड़ोसी राज्य के लिए निकलता है विजय वर्मा। उस पड़ोसी राज्य के राजा का एक आदत था कि सारे काम समय पे हो जाए, और क्योंकि उनको समय पे सब कुछ हो जाना पसंद था, उसी राज्य में उन्होंने एक बड़ी घंटी स्थापित की थी। वहाँ एक आदमी को काम पे लगाकर लगभग हर घंटे पे उस घंटे को बजाने की आदेश दिया था। इस प्रकार राजा को समय का पता लगता था और वो समय पे सारे काम कर देते थे। ठीक इसी बात का उपयोग करके विजय वर्मा उनके समस्या का परिष्कार करने वाला था। तीनों भटों के साथ घंटी के पास पहुंचकर उस घंटी बजाने वाले को पैसे देकर, तुम कल तक काम पे मत आना, ऐसे कहकर उन तीनों भटों में से एक का वेश बदलकर वहाँ उस आदमी के स्थान में रखते हैं। आधी रात होने के बाद हर आधे घंटे को तुम्हें ये घंटी बजाना होगा, याद रखना। ऐसे कहकर बचे दोनों भटों को लेकर विजय वर्मा वहाँ के राज दरबार की ओर निकलता है। वहाँ मौजूद महाराज के सामने, मेरा नाम विजय वर्मा है, आपसे विनती करनी थी, इसीलिए पड़ोसी साम्राज्य मगधा से मैं आया हूँ। ऐसे कहता है। कहो, क्या कहना है तुम्हें? कावेरी नदी पे जो बांध आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण हमारा राज्य सूखा पड़ जाएगा, इसीलिए इस प्रयत्न का अंत आपको अभी करना होगा। क्यों? अगर नहीं करा तो क्या कर लोगे तुम मगधा साम्राज्य वाले? ऐसे उन्हें नीचा दिखाते हुए हंसते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे राज्य आने वाले पानी को रोक देंगे तो जरा ये भी याद रखना कि सूरज आपके राज्य को हमारे राज्य से आता है और मैं उस सूरज को आने नहीं दूंगा। ऐसे कहता है। बस आश्चर्यचकित होकर राजा, क्या तुम सूरज को हमारे राज्य आने से रोकोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कहता है राजा। ठीक है, तो फिर आज ही मैं सूरज को गायब कर दूंगा। कुछ ही देर में सूर्यास्त होगा और वही तुम्हारी आखिरी बार होगा। इसके बाद इस राज्य में सूरज कभी नहीं आएगा। अगर तुम लोगों को कोई शक है तो अभी देख लो। ठीक है, जरा मैं भी देखूं कि तुम सूरज को कैसे गायब कर दोगे। मंत्रीगण और राज मिलकर राजप्रसादम पे बैठकर विजय वर्मा की ओर देखते रहते हैं। कुछ ही देर में आधी रात बीत चुकी है, इस बात का इशारा देते हुए घंटी बजने लगती है। कुछ और देर के बाद सुबह हो गई है, इस बात का इशारा करते हुए घंटी बजते रहती है, मगर कहीं भी सूरज का एक किरण भी नहीं दिखता है। एक और घंटा बीतता है और फिर भी सूरज का एक किरण तक नहीं दिखाई देता है। अब तक तो सूरज को आ जाना था, अब तक क्यों नहीं आया? यही बात सोचते हुए वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर चिंतित होने लगते हैं। उनको देख विजय वर्मा ऐसे कहता है, आपके पास आधा घंटा और बाकी है। इस समय में अगर आपने आपका फैसला नहीं सुनाया तो आपके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं आएगा और तुम्हारा राज्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में रह जाएगा। ऐसे कहता है विजय वर्मा। तब वहाँ मौजूद मंत्री तुरंत उठकर राजा के पास जाकर ऐसे कहते हैं, राजा, अगर और देर करेंगे तो लग रहा है कि और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम उस बांध का काम यही रोक देंगे, यही बोल दीजिए आप उनको। ऐसे वो उनके राजा से कहता है। ये सुनकर राजा, ठीक है विजय वर्मा, हमको अब समझ आ गई है कि तुम सूरज को गायब कर सकते हो। कृपा करके सूरज को छोड़ दो, हमारे राज्य को ऐसे अंधकार में मत घसीटो। हम कावेरी नदी पे बांध बनवाना इसी वक्त रोक देंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि आपने खुद वादा किया कि आपसे गलती हो गई है और आप बांध बनवाना अभी रोक दोगे। मैं इस बार के लिए आपको माफ करके सूरज को आपके राज्य में भेज रहा हूँ। आइंदा मुझे अगर पता चला कि ऐसी कोई भी कोशिश आपने किया है तो इस बार मैं आपके सारे राज्य को अंधकार में घसीट दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हारे राज्य पे मैं दंड यात्रा करूंगा।
खबरदार, ऐसे उन लोगों को चेतावनी देता है विजय वर्मा। उसके बाद के अनुसार ही कुछ ही देर में सूर्योदय होता है और घंटी समय की इशारा करते हुए बजते हैं। बस सभी खुश होकर विजय वर्मा का आदर सत्कार करते हैं और उनको वापस भेज देते हैं। मगध साम्राज्य पहुंचने के बाद विजय वर्मा विक्रमादित्य से ऐसे कहता है, अब ये समस्या रही नहीं। ये कहकर वहाँ जो कुछ भी हुआ विक्रमादित्य को बताता है। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि छोटी से छोटी आपत्ति के बिना, किसी का प्राण खोए बिना ही इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल पाया है, और वो भी उसकी अकल से। विजय वर्मा को गर्व से देखते हुए, मैं जिस आदमी के तलाश में था तुम तो वही निकले और इस राज्य का पालन करने में काबिल भी हो। भला विजय वर्मा भला, ऐसे उसकी तारीफ करता है। अगले दिन विजय वर्मा को उस राज्य की नई राजा का आदर देकर उनका पट्टाभिषेक करता है विक्रमादित्य।